जी हाँ, 500 अमीर लोग जो गरीबी से निकलकर अमीर बने, उनकी जिंदगी के लिए इंटरव्यू से बनी ये बुक। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सोचो और अमीर बन जाओ। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? सोचो और अमीर बन जाओ। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं? मैं कहूँ हाँ, तो फिर ये कैसे होता है? और अगर हम कहें कि यह बुक सही नहीं हो सकती या ऐसा कहना संभव नहीं है कि सोचो और अमीर बन जाओ, तो क्या नेपोलियन हिल ने ये जो बुक लिखी है ये गलत है, या फिर वो लोग गलत हैं जो अपने शो पर इस बुक के बारे में बताते हैं? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस बुक के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आज हम इस बुक की बात करने जा रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच राइट बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने ये बुक क्यों लिखी, इसका विचार उसके माइंड में कैसे आया, वो हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं नेपोलियन हिल की जिंदगी के बारे में कि आखिर उनके माइंड में विचार कहाँ से आया, और नेपोलियन हिल अमीर आदमी थे पहले या फिर गरीब थे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन हिल एक मैगजीन में काम करते थे एज ए राइटर, और वहां पर एक अमीर व्यक्ति थे जिनका नाम था एंड्रियो कार्नेगी। एंड्रियो कार्नेगी अमेरिका के एक बिलियनियर थे, यानी कि बहुत पैसे वाले थे, अमीर लोगों में माने जाते थे और वो एक अमीर थे। अब यहाँ ये होता है कि उनकी मैगजीन जो होती है, नेपोलियन हिल की जो मैगजीन होती है, वो उनको इनवाइट करते हैं किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। किसको? एंड्रियो कार्नेगी को। एंड्रियो कार्नेगी का इंटरव्यू होने वाला था अब नेपोलियन हिल के साथ, और इसका वजह ये थी कि मैगजीन वाले अलग अलग अमीर लोगों के और अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज ले रहे थे। उस दौरान नेपोलियन हिल को उनकी कंपनी ने भेजा कि आप अब एंड्रियो कार्नेगी का इंटरव्यू लें। जब वो एंड्रियो कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, उससे पहले वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इसकी वजह ये थी कि एंड्रियो कार्नेगी एक बिलियनियर थे, अमेरिका के जाने माने अमीर थे, वहीं नेपोलियन हिल एक गरीब थे। अब नेपोलियन हिल इस बात से डर रहे थे क्योंकि उनका इंटरव्यू जो लेने वाले थे वो बहुत बड़े अमीर व्यक्ति का इंटरव्यू लेने वाले थे। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर एंड्रियो कार्नेगी क्या थे और वो अमीर कैसे बने। दोस्तों, एंड्रियो कार्नेगी कोई बचपन से या पैदाइशी रईस नहीं थे। एंड्रियो कार्नेगी ने भी अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था, क्योंकि एंड्रियो कार्नेगी गरीबी से, पिछड़ी हुई गरीबी से निकलकर बिलियनियर बने थे दोस्तों। इसलिए थोड़ा बहुत एंड्रियो कार्नेगी के बारे में भी जानते हैं। एंड्रियो कार्नेगी की माँ जूते सिलाई का काम करती थी। आपने रोडों पर, सड़कों पर देखा होगा कि कोई लेडीज या कोई जेंट्स जूतों की सिलाई और पॉलिश का काम करते हैं, वो काम करती थी एंड्रियो कार्नेगी की माँ। और उनके पिता का एक छोटा सा बिजनेस था जो कि आर्थिक हालात देखते हुए, मार्केट को देखते हुए वो फेल हो चुका था और हालात बदतर हो चुके थे। खाने तक का भी पैसा नहीं था, अब बची थी तो सिर्फ प्रॉपर्टी। अब एंड्रियो कार्नेगी के पिता ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका जाने का फैसला किया। अब एंड्रियो कार्नेगी के पिता प्रॉपर्टी को बेचकर अमेरिका जाते हैं, लेकिन यहीं परेशानियां खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका जाने के बाद उनके पास कोई भी ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं होते हैं। अमेरिका तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जॉब नहीं मिलती है। उसके दौरान अब इस स्थिति को देखते हुए एंड्रियो कार्नेगी की पढ़ाई छूट जाती है बीच में, और वो पूरा पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन फिर भी बड़े संघर्ष और बड़े मेहनत के बाद वो अमेरिका के एक मिलीनियर बिलियनियर बने दोस्तों। और अब ऐसे मिलीनियर बिलियनियर का इंटरव्यू होने वाला था नेपोलियन हिल के साथ। अब जब नेपोलियन हिल ने उनका इंटरव्यू लिया था ना, तो उस इंटरव्यू का टाइम फिक्स किया गया था 2 से 3 घंटे का, लेकिन वो 2 से 3 घंटे 2 से 3 दिन में बदल गए। जी हाँ, 2 से 3 घंटे का टाइम था, लेकिन वो 2 से 3 दिन में बदल गए। इतना लंबा इनका इंटरव्यू चला था दोस्तों। मैं आपको इसकी वजह बताता हूं कि नेपोलियन हिल भी एक गरीब थे और वो भी अमीर बनना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे। वहीं एंड्रियो कार्नेगी भी गरीबी से निकलकर अमीर बने थे। उन्होंने अपनी पूरी जीवन के बारे में उनके साथ शेयर किया। तब एंड्रियो कार्नेगी नेपोलियन हिल से एक बात कहते हैं, वो भी आप ही ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि हमारा जो अनुभव है, जो गरीबी से निकलकर अमीर और अरबपति, खरबपति, मिलीनियर, बिलियनियर बने हैं, उनका जो अनुभव है, अगर वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हमारा अनुभव महज जाकर सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट तक रह जाएगा, हमारे मरने तक। उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से हमारे जैसे लोगों का अनुभव आपको शेयर करना चाहिए था और करना चाहिए। तो दोस्तों, वहीं से विचार आता है नेपोलियन हिल के माइंड में और उनकी मैगजीन की कंपनी के माइंड में कि अब हम इसके ऊपर विचार करेंगे
तब से गरीब जो थे वो फिर कैसे अमीर बने, बिलियनियर बने, उनका इंटरव्यू लेना तय किया गया। और उसके बाद नेपोलियन हिल ने उनका इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने बहुत सारी ये बातें बताई और इन्हीं बातों पर आधारित है ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस बुक में कितना अनुभव छुपा होगा और आपको वो अनुभव लेना है दोस्तों। और अगर आपको वो अनुभव लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसका हर एक वीडियो जब भी आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि हमारी एक सीरीज पहले से चालू है जिसके 4 से 5 वीडियो आ चुके हैं, जो कि टाइम मैनेजमेंट पर बनाई गई है दोस्तों। तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए अगर आप उनको कंटिन्यूसली सही देखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस बुक के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने जो ये बुक लिखी है, इसका पहला चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है दोस्तों। और जी हाँ, आपको इसको ध्यान से सुनना है और वो भी अंत तक स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। इसका पहला चैप्टर है डिजायर। कुछ लोग जो हिंदी मीडियम से हैं या फिर उन्होंने कभी यूज नहीं किया हो ये वर्ड, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब है इच्छा। डिजायर मतलब इच्छा, जो आप इच्छा रखते हो। तो इसका है पहला चैप्टर डिजायर। डिजायर और एक होता है बर्निंग डिजायर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? एक डिजायर, एक बर्निंग डिजायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनके अंदर क्या डिफरेंट है वो भी हम जानेंगे। क्योंकि ये डिजायर जब बर्निंग डिजायर बनता है, ये डिजायर जब बर्निंग डिजायर बनता है तभी आदमी सक्सेसफुल होता है। जी हाँ दोस्तों, तभी आदमी सक्सेसफुल होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले बात करते हैं डिजायर की। डिजायर वो जो आपकी इच्छा है, जो आप इच्छा रखते हो। इच्छा ऐसा कि यार मेरे पास भी घर होता तो अच्छा होता, यार मेरे पास सरकारी जॉब होती तो भी अच्छा होता, अरे यार मेरे पास भी एक शानदार लग्जरी गाड़ी होती तो मज़ा आ जाता, यार मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मज़ा आ जाता, यार मेरे पास में भी सरकारी जॉब होनी चाहिए थी, यार मेरे पास भी यार बिजनेस होना चाहिए। ये होती है इच्छाएं, लालसा, इच्छा जो हम रखते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये होती है हमारी इच्छाएं, जो हम इच्छाएं रखते हैं। लेकिन जब ये इच्छा, जब ये आपका डिजायर जो होता है, आपका जो डिजायर होता है, जब ये बर्निंग डिजायर बनता है, तब आप सक्सेसफुल होते हो और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकते दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचते हो, अब चलते हैं बर्निंग डिजायर पे, उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो आपको क्लियर कर देगी कि एक्चुअल बर्निंग डिजायर क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बर्निंग डिजायर की। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जब आप सोचते हैं कि मुझे कोई गाड़ी चाहिए, अब ये आपकी इच्छा हुई। अब सपोज कीजिए आप कहते हो कि मुझे रेड कलर की रेंज रोवर चाहिए, रेड कलर की रेंज रोवर चाहिए। अब जब आप मार्केट में निकलेंगे ना, तो आपके माइंड में बस वो रोड पे चल रही गाड़ियों में आपको रेड कलर ही दिखेगा और रेड कलर के साथ आपको सिर्फ रेंज रोवर ही दिखेगी। और चाहे वो कितनी भी दूर आपसे गाड़ी खड़ी हो, कितना भी दूर चल रही हो, आपको दूर से भी दिख जाएगी, ओए वो रेंज रोवर जा रही रेड कलर वाली, मुझे वैसी गाड़ी चाहिए। जी हाँ, मुझे वैसी गाड़ी चाहिए। और फिर वो आपका बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होने लगती है। जी हाँ, आपका डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होने लगता है। और जब आपका बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाता है, तब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों नेपोलियन हिल की इस बुक में लिखी एक कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आप बड़ा इजीली समझ पाएंगे कि आखिर में ये बर्निंग डिजायर क्या होता है। दोस्तों बर्निंग डिजायर की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि आज के 500 साल पहले, वो नेपोलियन हिल कहते हैं कि 500 साल पहले एक राजा हुआ करते थे। उनके राजा की सेना थी 100 सैनिकों की टुकड़ी, और वो एक बड़ा राज्य नहीं था। और अब ये राज्य के राजा जो थे वो एक बड़े राजा के ऊपर आक्रमण करने वाले थे, और वह नाव में सवार होकर अपनी 100 सैनिकों के साथ, हथियारों के साथ नाव में सवार होकर वो रवाना हो जाते हैं उस राज्य पर आक्रमण करने के। जब वो रवाना हो जाते हैं आक्रमण करने के लिए और वो नदी के किनारे पहुंचने वाले होते हैं, तभी उनकी सेना को नजर आता है कि सामने वाली सेना उनसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, 5 गुना ज़्यादा बड़ी, यानी कि ये 100 सैनिक थे और वो 500 सैनिक थे। अब इन सैनिकों की इच्छा तो थी, यहाँ इनका डिजायर तो था कि हमें उस राज्य को फतेह करना है, जीतना है, लेकिन ये जीत नहीं पा रहे थे, ये घबरा चुके थे, क्योंकि उनका सिर्फ डिजायर था, बर्निंग डिजायर नहीं था दोस्तों। अब इन्होंने सोचा कि अब हम करें क्या। तब राजा कुछ नहीं बोला। जैसे ही नाव नदी के किनारे पहुंची, राजा ने सबको बोला नीचे उतर जाओ। सैनिक नीचे उतर गए अपने हथियारों के साथ। तब राजा ने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि नावों को जला दो। नावों का जलता धुआं देखकर राजा ने इशारा करते हुए कहा,
मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जलती हुई नावें जल जाएगी थोड़ी देर में। आप याद रखो, किसी की माँ आपका इंतजार कर रही है, किसी की बेटी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, किसी का बहन इंतजार कर रही है कि मेरा भाई घर आएगा, तो किसी की माँ इंतजार कर रही है मेरा बेटा घर लौटेगा, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है कि मेरे पति घर लौटेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, और 2 ऑप्शन ये है, या तो सामने वाली सेना से लड़ो जो आपको 500 दिख रही है, या तो सामने वाली सेना से लड़ो और या फिर यहीं मर जाओ। अब या तो आप मर सकते हो या आप जीत सकते हो, या तो आप मर सकते हो या आप जीत सकते हो। तब उन सैनिकों ने उन 500 सैनिकों के साथ लड़ाई की और ऐसा संग्राम, ऐसा जबरदस्त भीषण युद्ध हुआ कि उस युद्ध के दौरान उस 100 सैनिकों की टुकड़ी ने एक सैनिक ने 10 सैनिकों को ऐसे मौत के घाट उतारा मानो कि चुटकियों का खेल था, क्योंकि उनका अब वो जो डिजायर था वो बर्निंग डिजायर बन चुका था, क्योंकि उनके पास पीछे कोई रास्ता नहीं था जाने का उनको मारने के सिवाय। सामने वालों को तो जीतना था, लेकिन इनको अपनी जिंदगी बचाना था और जीतना भी था, क्योंकि इनका परिवार इंतजार कर रहा था। इसलिए इस तरह से ये 100 सैनिकों की सेना भी भारी पड़ी 500 सैनिकों पर, क्योंकि उनका डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर था। दोस्तों ठीक इसी तरह आपकी लाइफ में अगर आपका डिजायर बर्निंग डिजायर बन जाता है तो आपके लिए हर एक कार्य आसान हो जाता है। आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अगर आप उसको बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कर दें, ऐसी स्थिति में आ जाएं कि अब आपको वो करना ही करना है, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उसके बारे में ये विचार कीजिए कि उसको बर्निंग डिजायर कैसे बनाया जाए। तो जितने भी रास्ते दूसरे हैं आप उनको बंद कर दीजिए और उसी एक रास्ते पर चलिए, उसी को ही अपना लक्ष्य बना लीजिए और तब तक ना रुकिए जब तक आपका बर्निंग डिजायर ना बन जाए। जब स्थिति डू एंड डाई की आएगी, करो या मरो की आएगी, तो अब आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इसका पहला चैप्टर, डिजायर एंड बर्निंग डिजायर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके अगले चैप्टर की। और दोस्तों आप, अगर मैं एक बार फिर याद दिलवा दूं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाइए, लाइक को ठोकिए, कमेंट कीजिए, अपने रिप्लाई दीजिए, आप अपने विचार लिखिए और मुझे बताइए, और हम और आप मिलकर स्टडी करेंगे इस बुक के बारे में भी, और भी बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देने वाला हूं। बस आप सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़ के रखिए, जब भी वीडियो आता है ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि हर वीक में एक वीडियो आएगा। तो अब बढ़ता हूं आगे और मैं लेता हूं आपसे विदा। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी का